कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है एमपीपीएससी के चैनल पर उत्कर्ष क्लासेस के। जैसा कि हम कुछ समय से देख रहे हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे कोचिंग क्लासेस करें। तो आज चलिए हम सभी क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमें काफ़ी बच्चों ने अलग अलग जिलों से, कस्बों से हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर पहुँचाए हैं। तो हमारे साथ है सब्जेक्ट एक्सपर्ट शैंकी कोठारी सर। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन, सवाल आपके जवाब हमारे। सर चलिए सर। रिम्पल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं भी एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट से कि आप नीचे आपके जो कमेंट्स रहेंगे वो किसी भी मुद्दे पर हो सकते हैं, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, एमपीपीएससी से रिलेटेड। सिर्फ सब्जेक्ट तक ही उसे सीमित ना रखें। आपकी ये पढ़नी जैसे कि सर टाइम बहुत कम मिलता है, उसको कैसे मैनेज करें, या कोई सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन हो कि सर ज्योग्राफी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, तो मैदान एकदम खुला है। आप किसी भी मुद्दे पर सवाल दे सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हमारी फैकल्टी टीम समय समय पर आपसे मुखातिब होकर आपके जवाब देगी। तो रिम्पल, हम शुरू कर सकते हैं। जी सर, शुरू करते हैं हमारा सेशन। आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है शुभम का। आप एमपीपीएससी के नए मेंस पैटर्न को कैसे देखते हैं? ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंस हुआ है, और अगर हम एक एनालिसिस दें तो हमें नज़र आ रहा है कि चूँकि शुरुआती पैटर्न है, शुरुआती दिन है, जो सवाल आए हैं बहुत हद तक सवाल सीधे सिलेबस के टॉपिक से उठकर आए हैं। टॉपिक के सब टॉपिक पर भी सवाल पूछने की फ़िलहाल प्रथा शुरू नहीं हुई है नए सिलेबस में। तो अगर आप अगले 2-3 सालों तक एग्ज़ाम देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप टॉपिक पर, हर टॉपिक पर 10 मार्कर बना लें। संभावना उस टॉपिक से सवाल आने की बहुत ज़्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में सीधे पूछा गया है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि सिलेबस में टॉपिक मेंशन था, उसके सब टॉपिक को तोड़ा नहीं गया है। आगे सवाल था कि इलॉबरेट ऑन द प्रेशर ऑन रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एज इट इज़ सिलेबस में टॉपिक था, इसके किसी सब टॉपिक पर बात क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं करी गई है। ऐसा ही कई सब्जेक्ट्स में हुआ है। जी सर, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। रिया का है। सर, प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग पढ़ें या प्री कम मेंस की तैयारी करें? जी, ये जो रिया का सवाल है, ये अक्सर अनगिनत बच्चों का भी सवाल होता है। अब दो हमारे पास मॉडल हैं। एक तरीका ये है कि हम सिर्फ प्री पढ़ लें, प्री में बैठ जाएं, और अगर प्री क्लियर होता है तो फिर हम मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। एक दूसरा मॉडल है कि हम साल भर तसल्ली से प्री कम मेंस की तैयारी करें। एक लंबी अवधि की तैयारी होती है, और इस तैयारी की प्रक्रिया में जो भी हम टॉपिक्स उठाते हैं वो हम 360 डिग्री पढ़ते हैं। 360 डिग्री से मेरा मतलब है, अगर मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन उठाऊंगा तो मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंसेप्ट भी पढ़ूंगा, फॉर्मेशन भी पढ़ूंगा, और फैक्चुअल पार्ट भी पढ़ूंगा कि भारत में किन किन इलाकों में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं, किस साल में आए हैं, किस तीव्रता से आए हैं। अगर मैं सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ूंगा तो शायद मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन किन साल में आए हैं और किस जगह पर आए हैं वो पढ़ लूँगा और कंसेप्ट को छोड़ दूंगा। मेरी राय ये है, पिछले वर्षों का अनुभव देखते हुए, कि एक अच्छी तैयारी प्रीलिम्स कम मेंस के माध्यम से होती है। आपको ये प्रिंसिपल अपनाना चाहिए कि अगर आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तो आपका मेंस भी पूरा हो। इससे आपको दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में एक अधिक एज मिल पाती है। तो मेरी राय यही होगी, आप प्रीलिम्स कम मेंस अगर तैयारी कर सकते हैं तो आप एक धारदार हथियार के साथ प्रीलिम्स में बैठ पाएंगे। ठीक है रिया, हो सकता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। अब हम लेते हैं अगला सवाल। ज्योति का है। सर, मेरी राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक, तो ज्योति ने जैसे सवाल पूछा है, मुझे उतना समझ में आ रहा है कि ज्योति ने प्रीलिम्स पढ़ लिया है और वो मेंस पर फोकस कर रही हैं। अब देखिए, राइटिंग स्पीड को मैं एकदम साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहूँगा। राइटिंग स्पीड किसी की भी इस कारण कम नहीं होती है कि भगवान ने उनकी उंगलियों की बनावट कुछ अलग दे रखी है। सबकी उंगलियों की बनावट लगभग एक सी है, सबकी स्पीड एक सी हो सकती है। गति में धीमापन या गति में तेज़ी इस कारण से आती है कि जो हम लिख रहे हैं वो हमें कितना बेहतर तरीके से याद है। अगर हमने चीज़ों को सिर्फ समझा ही है और हम लिख रहे हैं तो हम सोच कर लिख देंगे, पूरा भी लिख देंगे, लेकिन इसमें वक्त बहुत लग जाएगा। अगर हमें जल्दी लिखना है तो उसकी पहली सीढ़ी यह है कि हमें चीज़ समझी हो, और उसकी दूसरी सीढ़ी यह है कि हमें चीज़ बाय हार्ट हो, याद हो। तो ज्योति, अगर आपको चीज़ें याद हैं तो आप
स्वतः ही तेज़ लिख पाएंगे। लेकिन अगर आपने चीज़ें सिर्फ समझ के छोड़ दी हैं तो आपकी राइटिंग स्पीड स्लो होगी। इसको आप एक समरी बनाकर एक आंसर पे पायलट प्रोजेक्ट की तरह इम्प्लीमेंट कर सकती हैं कि कोई आप टॉपिक ले लीजिए, उदाहरण के तौर पर डिसएडवांटेजेस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, इसे आप याद कर लीजिए और आप लिखने का प्रयास करिए। याद करने के बाद एक दूसरा सवाल लीजिए आप कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंक्रीजिंग रेपो रेट, इसे आप बिना याद करे सिर्फ समझ के लिखिए। आप देखेंगे जिस सवाल को आपने सिर्फ समझ के लिखा है वो बहुत वक्त ले लेगा, लेकिन जिस सवाल को समझने के बाद याद करके लिखा है वो तेज़ी से लिखा जाएगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न है अनूप का। वो मेंस के किसी क्वेश्चन को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं। सर, इकोनॉमिक्स के मेंस में हॉकिश पॉलिसी पर सवाल आया था, ये क्या होता है? जी, तो हॉकिश पॉलिसी बहुत न्यूज़ में थी क्योंकि विगत 2 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स हॉकिश पॉलिसी, हॉकिश मौद्रिक नीति अपना रहे हैं। हॉक मतलब बाज की उड़ान ऊंची होती है। जब दुनिया के सेंट्रल बैंक्स ब्याज की दरें ऊंची रखें 4% से बढ़ाकर 5, फिर अगले महीने 5 से बढ़ाकर 6 से बढ़ाकर 7% ब्याज, मतलब जब सेंट्रल बैंकर्स ब्याज की दरों को बढ़ाते चले जाएं तो ऐसी मौद्रिक नीति को हम कहते हैं हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। और साथ ही अगर सेंट्रल बैंकर्स ब्याज की दरों को कम से कमतर करते जाएं 7 से 6, 6 से 5, तो ऐसी मौद्रिक नीति को हम कहते हैं डोविश मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप इन्हें अपना जवाब मिला होगा। बिल्कुल सर, बस आप सभी को मैं एक बार और याद दिलाना चाहूँगी कि आप सभी भी हमें इसी तरह MPPSC या उससे जुड़े किसी भी मुद्दे को लेके प्रश्न हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ जो है सिविल सर्विसेज की टीम, वो आपको अगले सेशंस में उनके जवाब बिल्कुल देती रहेगी। सो सर, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में, और वापस से मैं इस पे एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। आप आपके सवाल सिविल सर्विसेज से किसी भी मुद्दे पर दे सकते हैं, सब्जेक्ट पर भी सवाल दे सकते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, ऐसा भी सवाल दे सकते हैं। बिल्कुल सर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिया का। सर, सीएम ने 1 लाख नौकरियों देने की बात करी है, क्या MPPSC में अब ज़्यादा सीट आ सकती है? ठीक है, दिया का सवाल तो पूरी है सिविल सर्विसेज की भीड़ का सवाल है। तो बात ऐसी है दिया कि सीएम ने 1 लाख नौकरियों की, मध्य प्रदेश के सीएम ने 1 लाख नौकरियों की बात करी है, लेकिन फिलहाल उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि MPPSC से ही रिक्रूट होंगी या फिर एग्जामिनेशन बोर्ड और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन फॉर श्योर उन्होंने जो डिपार्टमेंट्स का विभाजन दिया है उससे हमें लगता है कि इसका एक लाभ तो MPPSC को भी मिलेगा और MPPSC में वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है एज कंपेयर टू द पास्ट ईयर्स। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं पुनीत का। रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी याद नहीं होती है, कैसे कर सकते हैं? कोई ट्रिक बताइए सर। पुनीत, ये जो सवाल है कि रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज याद नहीं होती, इसमें समस्या ये होती है कि डेटा बहुत हो जाता है। ना सिर्फ डेटा बहुत हो जाता है, डेटा में सब डेटा भी बहुत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूं कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है गोमती, घाघरा, गंडक, इतना ही होता तो आप याद कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक और फैक्चुअल बात आ जाती है कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोमती, घाघरा, गंडक, और गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सोन, पुनपुन, फल्गु। ये समस्या क्रिएट कर देता है। इसका एक अच्छा तरीका है, हम आपकी स्क्रीन्स पर डिस्प्ले कर रहे होंगे, हमारी टेक्निकल टीम ने करा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि आप एक ब्लैंक पेज पर नदियों को बना लीजिए और उस ब्लैंक पेज पर जैसे नदियों का प्रवाह है उसी को ड्रॉ करिए, राउंड अबाउट, अप्रॉक्सीमेट। जब हम ड्रॉ करते हैं दिमाग बेहतर तौर पर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है, बजाय कि सिर्फ 2 कॉलम में राइट बैंक और लेफ्ट बैंक को पढ़ लेने के। तो मैंने स्क्रीन पर जो डायग्राम डिस्प्ले करे होंगे, आप उसको रेफरेंस लेकर भारत की लगभग 15 प्रमुख नदियों का अगर डायग्राम बना लेंगे तो आपका हमेशा के लिए रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज, उन पर मौजूद डैम्स, लेक्स, कनाल्स को याद करने की समस्या समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सर, आई होप आप सबको अच्छी तरीका मिल गया होगा कि कैसे याद किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयेश का। सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस से हट गया है, मतलब तो अब किस आगे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? जयेश, देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी सिलेबस से हट गया है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अल नीनो, ला नीना, साइक्लोन्स या फिर क्लाइमेट, मॉनसून, ये सब आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में ही पूछे जाएंगे। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछे जाएंगे इसका ये मतलब नहीं कि आपकी समझ सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट से ही डेवलप हो जाएगी। अगर इन कंसेप्ट्स को विकसित करना है तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के ये सिद्धांत पढ़ने ही होंगे।
इन्हें बिना पढ़े अगर आप सीधे इंडियन ज्योग्राफी पर कूद जाएंगे तो आप सतही तौर पर फैक्ट याद कर पाएंगे और गहराई में आपके पास कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो कुछ टॉपिक्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के आप पढ़ लीजिए, कुछ टॉपिक्स आप छोड़ दीजिए। तो कौन से टॉपिक पढ़ लीजिए? वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए जो कि इंडियन ज्योग्राफी में मेंशन्ड हैं, जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिए, साइक्लॉन्स, अल नीनो, ला नीना। बाकी टॉपिक्स जैसे वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, ये इंडियन ज्योग्राफी में भी मेंशन नहीं है, तो इन्हें आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है रंजीत का, जो सभी का क्वेश्चन होता है। सर, खुदा ना खास्ता अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या किया जाए? देखो रंजीत, बी पॉजिटिव, लेकिन मेरे सिर्फ बी पॉजिटिव बोलने से तो हकीकत नहीं बदलेगी और बिल्कुल हमें ये संभावना साथ में लेकर चलना चाहिए कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है। बुरा से बुरा ये हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो। हमें भरसक पहला कदम, पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर सिलेक्शन ना हो तो उस इवेंचुअलिटी के लिए भी प्लान करना चाहिए। ये हर व्यक्ति के लिए अलग जवाब होगा कि अगर सिलेक्शन ना हो तो क्या करना चाहिए। अलग जवाब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर कोई अलग आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है। अगर आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि आप 5 साल भी अटेम्प्ट दे सकते हैं बिना किसी वित्तीय दबाव के, बिना किसी पारिवारिक दबाव के, तो आप दीजिए MPPSC। लेकिन अगर आपकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि आप 2 अटेम्प्ट के बाद और अफोर्ड नहीं कर सकते कमरे में बंद बैठकर पढ़ाई करना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 2-3 अटेम्प्ट के बाद आपको साथ में एक ऑल्टरनेटिव रास्ता खोजना चाहिए नौकरी का। उस नौकरी को करते हुए आपको फिर MPPSC तैयार करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि 5 साल तक तैयारी करी और सिलेक्शन नहीं हुआ और इसके बाद खाली दीवार नज़र आ रही है। इस भ्रम में नहीं रहना है, इतना अधिक आदर्शवादी भी नहीं रहना है कि सब कुछ दांव पर लगाकर 5 साल तक आप प्रिपरेशन करें बिना कुछ ऑल्टरनेटिव रास्ता सोचें। सर, कंक्लूजन यही है, बी पॉजिटिव। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रीमा का। सर, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ पर मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करूँ? रिया, बहुत जनरलाइज सवाल है। इसके लिए मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। तो आई थिंक उसके लिए बेटर माध्यम होगा, आप मेंटरशिप के लिए उत्कर्ष आ सकते हैं। वी हेल्प आउट मेनी स्टूडेंट्स हु हैव दीज प्रॉब्लम। यार सर, प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया है, मतलब जानकारी तो है, आपने मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन कहीं पर छोटी मोटी खामियां रहती हैं, जैसे आंसर का प्रेजेंटेशन। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम खास तौर पर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फोकस करता है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो रिया, एक बार अगर आप टीम से कॉन्टैक्ट कर लें तो आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिल जाएगा। बिल्कुल सर। आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो कि सौरभ पूछ रहे हैं, क्या MPPSC के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? सौरभ, मैं बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास जिन्होंने बिना कोचिंग के भी क्लियर कराए। लेकिन एक मेंटरशिप अगर मिल जाती है कोचिंग के माध्यम से तो आपके सिलेक्शन की गति बढ़ जाती है, आपकी फिजूल मेहनत बच जाती है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने कोचिंग कर कर भी अव्वल रैंक प्राप्त करी है, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के भी प्राप्त करी है। ये आपको आपके निजी स्तर पर देखना है कि क्या आप बिना कोचिंग के बेहतर पढ़ सकते हैं, या आपको अगर कोचिंग से कोई मेंटरशिप मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो आपके पढ़ने की गति बेहतर हो सकती है। जी, बस सर, आज के इतने ही सवाल थे। बस एक बार और आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इसी तरह आप भी MPPSC या उससे जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है, सिविल सर्विसेज की टीम है, वो आपको जल्दी ही इस पे सारे सवालों के जवाब देगी। जी डिम्पल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से स्टूडेंट्स के सवाल मुझ तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।